हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एनटीपीसी रेलवे और ग्रुप डी, रेलवे के जो एनटीपीसी और ग्रुप डी, उसमें मैथ का ये प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है 3, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये प्रैक्टिस सेट आपको पर डे 9 बजे क्लास देखने को मिलने वाली है, तो सेशन पूरा एंजॉय जरूर करें। चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट पूरा एकदम मॉक। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार को प्राप्त मतों का अनुपात 5:7 है। यदि सफल उम्मीदवार को 20,734 मत प्राप्त हुए तो उसके प्रतिद्वंदी को कितने मत प्राप्त हुए। यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवार लोग हैं, एक को हमें दोनों का अनुपात हमें गिवन है 5:7, यानी ये फर्स्ट वाले को मिले हुए हैं, ये सेकंड वाले को मिले हुए हैं। और यदि सफल उम्मीदवार, तो जीता कौन होगा, जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वो जीता होगा। 7 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 20,734। तो तुमसे ये कह रहा है जो प्रतिद्वंदी व्यक्ति था, यानी जो ये 5 वाला व्यक्ति था, इसको कितने मिले होंगे। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन देख सकते थे, लेकिन ऑप्शन सभी ऐसे हैं जो 5 से कट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 7 की वैल्यू तुम्हारे पास 20734 है, यानी ये कितने गुना दे रखा है, तो 7 से जब इसे कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास 6, 7 निम 63, और तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 3, 7 1 7 चौको 28, 28 और 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 निम 63, 63 मतलब 4 आ गया, 7 6 42, 7 दूनी 14, 2962। ये इतने टाइम अगर 7 का इसमें इंटू करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमसे 5 की वैल्यू पूछ रहा, तो 5 में भी हम 2962 का इंटू करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। 5 2 10, 5 6 31, 5 9 45 और 48, 5 9 10 14, 14,810, यानी 148110 आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है, 12% ब्याज दर पर समान राशि पर तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा। तो एक चीज समझना, अगर दूसरे वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो 250 रुपए है ना, ये दूसरे वर्ष पे है, और अगले तीसरे वर्ष पे समान राशि, यानी हमारे पास रेट लग रहा है 12%, तीसरे वर्ष के लिए हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो एक चीज समझना, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि जो दूसरे वर्ष का जो अमाउंट होगा वो तीसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल होगा। जो दूसरे वर्ष का जो अमाउंट होगा वो तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, क्योंकि यहां पे ब्याज पे भी ब्याज लगता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जब ब्याज पे ब्याज ना लगे, सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगे, वो साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पे ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी तीसरे वर्ष के लिए ये तो हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया तुम्हारे पास रेट, और तुमसे टाइम वो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 3 साल बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेशियो मेथड का यूज करके हम इसको निकालेंगे। हम कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास 12% है, तो 12% की जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 तिया 12, 25, 25/3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव में। ठीक है, अगर शुरुआत में 25 वैल्यू थी और 25 से 3 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगी। शुरुआत में 25 थी, 25 की वैल्यू अगर 250 है तो 28 की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, तो 25 की वैल्यू अगर 250 है, कितने गुना है, 10 गुना है, तो 28 की वैल्यू अगर 10 गुना कर देंगे तो 280 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो एकदम परफेक्ट आंसर निकल आएगा, 280। तो समझ में आया, ये है रेशियो मेथड। चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो रेशियो मेथड से बहुत इजीली तरीके से निकल आएंगे, कोई फॉर्मूला का आपको यूज नहीं करना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति पूर्णांक 8 बजे शहर के से निकलता है, मतलब शाम को वो 8 बजे शहर से निकलता है, के जो है वो शहर से निकलता है बाहर, और अपरांत 1 बजे शहर एम पहुंचता है। 1 बजे वो एम पे पहुंच जाता है। 8 से 1, देखो 8 से 1 10, 4 12 बज जाएंगे, और 12 1 3 घंटे हो जाएंगे यहाँ पे। 8 9 9 10 11 12, 4 घंटे ये हो गए, और एक ये 1 बजे तक 5 घंटे हो जाएंगे। 2 2 4 5 घंटे का समय लगेगा 8 से 1 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति मध्याह्न 12 बजे निकलता है। दूसरा व्यक्ति जो है, ये तो पहला व्यक्ति निकल रहा है, ये 12 बजे निकलता है, एम से निकलता है, और 7 बजे के पे पहुंच जाता है। 7 बजे के पे पहुंच जाता है, के पे। तो वो ये तुमसे कह रहा है, जब ये 12 बजे निकलता है, 7 बजे पहुंच जाता है, तो 12 से 7 में कितना हो गया, 7 घंटे का ही सफर हो गया। ठीक है, तो अब वो तुमसे पूछ रहा है भाई किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये 7
घंटे का समय ले रहा है, ये 5 घंटे का समय ले रहा है, तो 5 और 7 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 7 का एलसीएम लोगे तो 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, तो ये कब मिलेंगे? तो 12:35 पे एक साथ ये मिलेंगे। कब मिलेंगे? 12:35 पे। 12 बजे तो ये निकला था, 12 बजे के बाद ही मिलेंगे, तो 12:35 पे ये मिलेंगे। 35 मिनट के बाद ये लोग आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधि क्रमशः, दो वृत्त की परिधि 264 और 308 है। बड़े वृत्त और छोटे वृत्त में के क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा? तो दो वृत्त है, एक तो ये हमारा हो गया छोटा वृत्त और एक हो गया बड़ा वृत्त। और बड़े वृत्त की जो परिधि है इसकी सरकमफ्रेंस 308 दे रखी है, इसकी 264 दे रखी है। अब वो बोल रहा है इन दोनों का, इसका अगर हम आर मान लें, इसका छोटा स्मॉल आर मान लें, तो इसके क्षेत्रफल का अंतर पूछ रहा है। तो परिधि निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 2πr, यहां से हम लोग आर निकालते हैं। सेम यहां पे हम 2πr इक्वल टू, यहां पे भी आर निकालते हैं। तो दोनों में हमें आर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 × 22/7 × आर इक्वल टू 264। 2 × 22/7 × आर इक्वल टू 308। 2 से कट करो, 1 2 1 2, और तुम्हारे पास 2 3 6 2। 11 से कट करो, 11 दूनी 22 और 11 1 11, 11 दूनी 22। 2 से कट कर दो 6 बार, यानी आर की वैल्यू यहां पे तो आ गई 6। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे आर की वैल्यू तो आ गई 6। अब यहाँ पे आर की वैल्यू निकालना तो कितनी आएगी? तो आर की वैल्यू देखो यहाँ पे निकालो। सबसे पहले 11 से कट कर दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 8 88 और 4 7 चौक 28। आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 49 और यहाँ पे आ गई 7 × 6 42 × 7 यानी 42। यहाँ पे 42 आ गई, यहाँ पे 49 आ गई। अब तुमसे ये पूछ रहा है इनके क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा बड़े वाले में से? तो देखो क्षेत्रफल का जब अंतर निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² और -πr²। बड़े वाले में से पाई कॉमन ले लो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 49 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। ओके, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पाई और 49 का स्क्वायर, तो एक बार इन्हें प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, एक बार इन्हें प्लस, एक बार माइनस, एक बार माइनस कर दो। तो 22/7 49 9 10 11 4 4 8 9 91 इंटू, जब यहां से इसको माइनस करोगे तो 7 जाएगा, 7 से कट कर दो, 2 1 2, लास्ट में 2 आएगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं बनना है, यूनिट प्लेस 2002 ही बनेगा और ये आंसर आ जाएगा। तो आपका यूनिट प्लेस का बहुत बड़ा खेल रहेगा यहाँ पे। तो यूनिट प्लेस आपको जरूर देखना है कि यूनिट प्लेस से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो यूनिट प्लेस यहाँ पे 2 आ रहा था, यानी हमारा आंसर 2 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 8 15 के चौथे अनुपातिक तथा 12 और 30 के तीसरे अनुपातिक का अनुपात क्या होगा? तो 5 8 और 15 इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है ये, और 12 और 30 इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, और फिर इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो यहां पे फॉर्मूला होता है b × c/a। तो b कितना है? ये 8 और 15, 15 × 8/5, 5 से कट कर दो 3 बार, 8 3 24। ये तो आ गया इसका फोर्थ प्रोपोर्शन। यहां पे फॉर्मूला होता है b²/a, 30 × 30/12। 6 से कट करो, 6 दूनी 12, यहाँ पे 6 पंचे 30, 2 से कट करो 15 बार, 15 × 5 75। कितना आ गया? 75। अब 3 से कट कर दो, 3 8 24, यहाँ पे आ जाएगा 25। 8:25 जो आंसर आएगा वो आपका बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो बनेगा 8:25, ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा रेशियो का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयु में बड़े राम और छोटे राम, राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। राम और श्याम की आयु में अंतर जो है वो 16 वर्ष का है। 6 वर्ष पहले राम श्याम से, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, राम से 6 वर्ष पहले और श्याम से 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले जो राम था वो श्याम से 3 गुना बड़ा था। देखो 6 वर्ष पहले अगर राम श्याम से 3 गुना बड़ा था, तो अगर श्याम को भी हम 3 गुना बड़ा कर दें, यानी 3 का इंटू इधर यहाँ पे कर दें, यहाँ पे भी 3 का इंटू कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमें क्या करना है? r-6 = 3s - 18। तो r-3s = हमारे पास क्या बन जाएगा? -18, और ये उधर जाएगा तो -12, यही तो बन जाएगा। तो r-3s है, यहाँ पे r-s = 16 है। तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों तो कट गए। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 2s, यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8 1 2 28। s की वैल्यू आ जाएगी 14, यानी जो श्याम था उसकी तो ये जाएगी 14 बस। अब वो पूछ रहा है राम की, तो राम की 14 16 और जोड़ दो, 6 4 10, 1 2 3
30 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष इसका आंसर एकदम परफेक्ट आ गया। अब अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोदाम में 104 बोरों का औसत वजन 130.5 किलोग्राम है और शेष 36 बोरों का औसत वजन 75 किलोग्राम है। गोदाम में सभी बोरों का औसत किलोग्राम निकटतम 2 दशमलव तक निकालिए। नियरेस्ट 2 डेसिमल तक हमें निकालना है। तो 104 बोरों का औसत वजन तुम्हारे पास 130.5 है। ठीक है, उसके बाद तुमसे कह रहा है 36 बोरों का जो औसत वजन है वो 75 किलोग्राम है। अब इन दोनों का औसत वजन दे रखा है और तुमसे यहां पे पूछ रहा है क्या कि सभी बोरे, तो टोटल बोरे हमारे पास हो जाएंगे 104 प्लस 36, यानी हमारे पास टोटल बोरे कितने हो जाएंगे? 6 4 10 3 4 140 बोरे। 140 बोरे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 140 बोरे। जब हमारे पास 140 बोरे हो गए, इनका औसत वजन निकालना है। तो सबसे पहले तो इनका इंटू करके हमें योग निकालना पड़ेगा। इनका इंटू करके हमें योग निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 130.5 में 104 का इंटू करते हैं। 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 एकन 4 5, 0 0 0 0 5 0 3 1 0 2 5 6 7 5 3 1 पॉइंट यहां पे लग जाएगा, यानी इधर तो आ जाएगा मेरे पास इसका 13572। अब इसका जब इंटू करेंगे 36 और 75 का और इंटू कर लेते हैं हम लोग। 36 और 75 का इंटू करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 16 17 18, 7 छक 42, 4 7 तिया 21, 22 23 24 25, 0 8 9 10, 5 6 7 2 27। टोटल अगर हम जोड़ते हैं हमारे पास 2 7 7 5 12, 3 2 5 6 1, 16272 आ जाएगा। 140 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब 140 से अगर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 2 है और यहां 0 है। ठीक है, तो 0 कब बनेगा? जब 5 हो सकता है। चलो हम करके देख लेते हैं फटाफट से। 20 आएगा हमारे पास क्या आएगा, इसको 14 से अगर हम कट करें, सिंपल सी बात है, 14 से कट कर लेते हैं। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 1 जा 14, एक बार ही जाएगा ये। इससे जब इसको कट करेंगे तो एक ही बार तो जाएगा। तो यहां पे बचेगा तुम्हारे पास 22, 272 हो जाएगा। 22 272। तो 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 45 जा 70, 14 6 जा 84, 47 जा 96। तो यहां पे अगर 14 140 बार जाएगा ना, गड़बड़ हो गया कुछ। 14 2 जा 28, 162 में से 140 जाएगा, 2 6 में से 4 गया 2, 22 ही तो बचेगा। 227, और 227 तो ज्यादा है भाई। हाँ, यानी यहां पे कुछ गड़बड़ है। 140 से 2 टाइम जाएगा ये। कितने बार जाएगा? 2 टाइम। 280 होता है ना, लेकिन ये 280 हो जाएगा, यानी एक ही टाइम जाएगा। तो एक एक यहाँ पे आएगा, यानी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी 3 ऑप्शन बनेंगे। तो एक एक, और अब ये कितने बार जा सकता है? 1 1। 227 में से 140 जाएगा 7, और 12 में से 4 गया, कितना बचेगा तुम्हारे पास? 8 4 12 और 1 87, और यहाँ पे आ गया 2। अब ये कितने बार जाएगा? 14 से जब इसे कटोगे 6 बार जाएगा। 6 6 को 24, 6 1 6 7 8, 840 हो जाएगा। 840 जब इसे कट करोगे, 872 में से जब 840 कट करोगे तो मेरे पास बचेगा 0 2, 7 में 4 गया 3 0। अब ये कितने बार जाएगा? अगर 2 बार गया तो ठीक है, 2 बार तो जाएगा ही। 280, 0 और कट कर दो। 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 40, तो 40। अब 14 3 जा 42 होता है, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 3 जा 41 जा 14 3 जा 52, यानी अप्रॉक्स 14 1 जा 14, 14 28, 14 3 जा 42, यानी अप्रॉक्स ये आ जाएगा 116.23 के पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, इसलिए हमें इसमें टाइम लग गया, इसका आंसर निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन 2 वर्षों के लिए कुछ साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए हो जाता है। एक मूलधन है, वो एक निश्चित मूलधन 2 वर्षों में साधारण ब्याज पे 10,000 रुपए हो जाता है, यानी कि अमाउंट हो जा रहा है। भाई मूलधन समान साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 11,000 रुपए। यहां पे साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो जब साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो 2 से 3, एक वर्ष में 1,000 रुपए बढ़ा, यानी एक वर्ष में जो 1,000 रुपए आया ये ब्याज आया। तो एक वर्ष का 1,000, तो 2 वर्ष का 2,000 ब्याज। ठीक है,
जब 2 वर्ष का 2000 ब्याज है तो 2 वर्ष का 2000 ब्याज और अमाउंट 10,000 था तो 8,000 होगा इसका क्या मूलधन। तो मूलधन हमसे सबसे पहले पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है, तो मूलधन और दर निकालना है। तो हमारे पास 8,000 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 4 वाले में 8,000 आ गया हमारे पास, बाकी ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बन जाएगा आपका 8,000। ठीक है, बाकी हमें सॉल्व भी नहीं करना आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 कलम और 35 पुस्तकें 1100 रुपए में खरीदी गई। यदि कलमों का औसत मूल्य 13 रुपए और पुस्तकों का औसत मूल्य ज्ञात करो। तो 20 कलम प्लस 35 पुस्तकें 1100 रुपए में खरीदी गई। अगर एक कलम का औसत मूल्य 13 रुपए है तो 20 कलम का क्या होगा, तो 20 इंटू 13 प्लस 35 का हमें पता नहीं है, 35 पुस्तकें है ना, हाँ बुक्स, 35 बुक्स इक्वल टू 1100। 35 जो बुक्स होंगी इनका हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस 13 दूनी 26 260 और 35 बुक्स इक्वल टू 1100। और जब 1100 में से 1100 माइनस 260 जीरो, 10 में से 6 गया 4 और यहां पे तुम्हारे पास बचेगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8। ठीक है, 35 भी इक्वल टू 840 है, तो 840 से डिवाइड कर दो 7 से, 5 सत्ते 35, 7 एक 7, 7 दूनी 14, अब 7 एक 7, 7 दूनी 14 ये, और 7 बना 35, 5 से कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही एक राही को कितने समय में पार करेगी। 110 मीटर एक लंबी ट्रेन है, 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसी दिशा में जैसे इस दिशा में ट्रेन जा रही है, इसी दिशा में एक राही जा रहा है, राही भी चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब दोनों लोग सेम दिशा में जाते हैं, जब दोनों लोग, ये भी ट्रेन भी देखो, ट्रेन भी इसी दिशा में जाए और व्यक्ति भी इसी दिशा में जाए या दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में जाए, तो दोनों का जो होता है तुम्हारे पास वो क्या निकल के आता है, स्पीड हमारी माइनस हो जाती है। तो 58 में से 4 जाएगा, कितनी बचेगी 52 किलोमीटर पर आवर। ओके, 110 मीटर है, 52 को जब बनाओगे कितना आ जाएगा 5/18। ठीक, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 18 से जब इसे कट करोगे 3 से कट कर लो या 2 से कट कर लो, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 2 ने 18, 2 से इसे अब ये होगा नहीं, तो 26 इंटू 5/9। ओके, और ऊपर कर दो 110, ठीक, इंटू 9 कर दो। टाइम सेकंड में पूछ रहा है, 58 किलोमीटर पर आवर, ओह सॉरी 54 आ जाएगा यहाँ पे। 58 में से तुम्हारे पास कितना जाएगा, 4 जाएगा, तो 54 बचेगा। तो 110 54 जब करोगे तो 5/18, 18 3 54 होता है, 5 दूनी 10 हो जाता है, 10 से इसे कट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 3 54, 15 आता ना, 110/15 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट इसे दोबारा से देख लो पूरा। क्या कह रहा था, देखो सबसे पहले 110 मीटर लंबी ट्रेन थी, 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और व्यक्ति भी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। तो हम स्पीड माइनस करेंगे, तो 58 में से 4 जाएगा, 54 किलोमीटर बचेगा, 54 किलोमीटर पर आवर। जब 54 किलोमीटर को 5/18 बनाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 3 54, यानी तुम्हारे पास 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। जब हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, 110 मीटर ये है, तो 110/15, और जब इसे कट करोगे तो किससे जाएगा, ये 5 से, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22/3 आ रहा है, 7 और 1/3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में हुआ लाभ या हानि क्या होगा। तो 42 वस्तुओं का सीपी जो है वो 36 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास, 36/42। ठीक है, अब इसे किससे कट कर दो, 6 से, चकना के 36 7 6 42, तो हमारे पास सीपी 6 एसपी 7 है, कितने का अंतर है, 1 का, कितने पे है, 6 पे, इंटू 100, इसको क्या हो गया, इंटू 100। ठीक है, 100/6 आ रहा है, तो ये जो तुम्हारे पास एसपी 7 था, सीपी 6 था, तो 1 का प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट तो होगा, तो लाभ हानि वाले तो बात ही छोड़ दो, हुआ प्रॉफिट है, 6 लास्ट में आ रहा है, 2 से कट करोगे तो 50/3 आ जाएगा, 16 3 48 49 50/3, ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि रूपा की वर्तमान आयु किरण की आयु से 2 गुनी है, तो रूपा की जो वर्तमान आयु है वो किरण की आयु से 2 गुनी है। रूपा की जो वर्तमान आयु है वो किरण की आयु से 2 गुनी है, तो किरण की अगर x है, किरण की कितनी है, x है, तो रूपा की होगी तुम्हारे पास 2x, किरण की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष पहले रूपा की आयु, 10 वर्ष पहले रूपा की आयु 10 वर्ष पहले
किरण की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, 4 गुनी थी, तो 4 में इसका इंटू कर दो, तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 4x माइनस 40, और यहां पे आ गया तुम्हारे पास 30 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 15। जब 15x की वैल्यू आ गई, अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है, रूपा की वर्तमान आयु क्या होगी, रूपा की वर्तमान आयु, रूपा की हमने 2 मानी थी, तो 15 दूनी होता है 30, ऑप्शन नंबर 3 एकदम कंफर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास बोल रहा है 729 इंटू 562 प्लस 155 का इकाई अंक क्या होगा। यहां पे हमसे यूनिट प्लेस पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें यूनिट प्लेस पूछा जा रहा है तो यूनिट प्लेस का ये इंटू करो, 9 2 जा 18 होता है 8, और 8 में जब 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 का यूनिट प्लेस भी 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्न व्यंजन का इकाई अंक क्या होगा। इतने बड़े नंबर में हमें देखना है कि इकाई अंक क्या होगा, तो हम देखते हैं। देखो अगर हमारे पास यहां पे सभी में मल्टीपल लगा हुआ और लास्ट में जीरो भी है, तो जब किसी भी संख्या का जीरो में इंटू करते हैं, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जीरो का जब इंटू करेंगे तो अंतिम अंक जीरो ही आएगा, तो इसका यूनिट प्लेस ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 0। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 974581297426 निम्न में से किससे विभाज्य है। ये जो नंबर है वो पूछ रहा है कि किससे डिविजिबल है, तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है 6, 11, 4 और 9। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हम लोगों ने क्या किए थे, डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे, सारे डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे। तो अब हम उसी के हिसाब से देखेंगे। तो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, जो नंबर 2 और 3 दोनों से होगा वो 6 से होगा। और 4 का था जिसके अंतिम के 2 अंक 26, 26 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल तो नहीं होगा। ठीक है, 9 और 3 का सेम था कि 3 जो हमारे पास इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो या इनके अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अंकों का योग देख लेते हैं। हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 9 7 4 5 8 1 2 9 7 4 2 6, तो 9 हट गया। ठीक है, 5 4 9 चला गया, 8 1 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 ये भी चला गया, 6 7 8 9 हो गया, 6 4 10 और 1 आया। तो जब 1 आ गया तो ये नंबर ना तो 9 से डिविजिबल है और ना 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ओनली ऑन 11 से डिविजिबल होगा। तो ये थ्रू ऑप्शन हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे से कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो ये नंबर लिखा हुआ है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। जब ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना तो सर तो घूमेगा बिल्कुल भाई, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना ये सिंपल, इस क्वेश्चन को सबसे सिंपल वे से करेंगे। कैसे, देखो अगर हमारे पास 4 की पावर 61 है प्लस 4 की पावर 62 है प्लस 4 की पावर 63 है और प्लस 4 की पावर 64 है, अब बोला ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो हमें क्या करना है, सब में 4 की पावर 61 को ले लो कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 फिर प्लस 4 की पावर 3। अब देखो 4 की पावर 61 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 4 का 64, 4 की पावर 61, जब इनको सम करोगे 16 4 20 और 65 85 हो जाएगा। अब 85 जो होगा 85, तो ये नंबर 3 से 8 5 13 होता है, 13 होता है ना, तो 3 से तो ये नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, क्योंकि 85 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 12 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि 12 में 4 और 3 आना चाहिए था, तो 4 तो आ रहा है पर 3 अवेलेबल नहीं है। जब 3 अवेलेबल नहीं है तो ये नंबर 12 से नहीं होगा। ऐसे 11 का कोई मल्टीपल ही नहीं दिख रहा है, तो ये 11 से नहीं हो सकता। आंसर ऑप्शन नंबर जो सेकंड बनेगा वो एकदम परफेक्ट आंसर बनना है आपका ऑफ 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई न्यूनतम संख्या को जब 8 13 और 17 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 रहता है। एक न्यूनतम संख्या है, उसे 8 13 और 17 से जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 रहता है। जब उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। तो देखो जब एक संख्या है जिसे 8 13 और 17 से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल 5 रह रहा है,
तो 8, 13 और 17 से विभाजित संख्या वही होगी जो इनका गुणनफल होगा। ठीक है, तो 8, 13 और 17 का संख्या वही होगी जो इनका गुणनफल होगा। तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 13 इंटू 17। ठीक है, उसके बाद इसमें शेषफल 5 रह रहा था, शेषफल 5 रह रहा था, तो इसमें 5 और जोड़ दो और इस नंबर को हमें 9 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 9 से। तो अगर हम 9 से डिवाइड करना है तो शेषफल पूछ रहा है कितना आएगा, तो हम इससे जब इसको कट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, -1। ओके, -1 या 8 रिमाइंडर मान लो, और यहां पे जब करेंगे तो मेरे पास 4 रिमाइंडर आएगा और 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 9 और यहां पे 8, यहां पे कितना आ जाएगा, 8। तो 8 अभी भी बहुत ज्यादा है, 8 चौको 32, 32 इंटू 8, तो 9 से इसे और कट करो, फिर +5 इधर करना है, तो यहां और यहां पे रिमाइंडर आएगा तुम्हारे पास 5 ही। कितना रिमाइंडर आएगा, 5। तो जब 32 9 से कट करोगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 36 -4 रिमाइंडर आएगा, 8 चौको 32, और यहां पे आएगा -1, -1 मतलब 5 रिमाइंडर यहां पे आ गया, 5 यहां पे आ गया, 10 हो गया। 9 से जब इसे कट करोगे 5 यहां पे और 4 यहां पे माइनस का, 5 4 9, 9 से 9 हो जाएगा 0, 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो भाई रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। या दूसरे तरीके से कर लेते हैं, 8 इंटू 13 इंटू 17 का गुणनफल करो और इसमें जब 5 जोड़ो और 9 से डिवाइड करके देख लो, इजीली हमें पता चल जाएगा कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कितना आ रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 ही बनेगा, एकदम परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 12, 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो यहां पे भी हमें जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अपनाना है। 4 की पावर 12 कॉमन ले लो और यहां पे बचेगा तुम्हारे पास 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। अब देखो 4 की पावर 12 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, और ये तो अभी हमने प्लस किया ही था तो इसका 85 आ रहा था, इंटू 4 की पावर 12। अब देखो ये 3 से तो था नहीं, 11 से था नहीं, 17 और 7, 7 से है नहीं, 17 पंचे 85 होता है, 17 इंटू 5 करोगे तो 85 आ जाएगा। तो ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा। किससे हो जाएगा, 17 से। तो ऑप्शन नंबर जो 4 बनेगा वो एकदम करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 21 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखो जब किसी संख्या को 45 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर के तौर पे हमें क्या मिलता है, शेषफल के तौर पे हमें मिलता है 21। और जब उसी संख्या को 15 से, तो 15 का ये मल्टीपल है, पहली क्लास में हमने यही समझाया हुआ कि 15 का ये मल्टीपल है। जब 15 का ये मल्टीपल है तो सीधा इसको डिवाइड कर दो 15 से, तो 15 × 15 और हमारे पास 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये होता है इसका कि जब भी हमारे पास कोई नंबर बोला जा रहा है और दूसरी संख्या से डिवाइड करना है, तो अगर ये इसका मल्टीपल है, 15 का ये मल्टीपल है, पहला वाला नंबर दूसरे वाले का अगर मल्टीपल है तो सीधा रिमाइंडर में डिवाइड करो दूसरे वाले से, सीधा रिमाइंडर निकल आएगा। तो 21, 15 से 21 को डिवाइड करो तो हमारे पास रिमाइंडर 6 बचेगा, आके ऑप्शन नंबर 1 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या है 2:3:4 के अनुपात में है और उनका योग 549 है। इनका योग जो है वो 549 है, तो उनका मासा क्या होगा, HCF क्या होगा। तो देखो HCF हमसे पूछा जा रहा है, यानी अगर मैं इन नंबर में देखूं तो इसको 2x बताऊं, इसको 3x, इसको 4x, तो इन तीनों नंबर में कॉमन क्या आ रहा है, x ही तो कॉमन आ रहा है। और HCF का मतलब ही वही होता है कि सभी कॉमन नंबर निकालने होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो 4, इसको जब इनका योग देखो 4 3 7 8, 4 3 7 8 9, 9x की वैल्यू तुम्हारे पास 549 है। 9 से इसे कट करो, 9 छक्के 54, 9 1 9, तो x की वैल्यू 61 आ गई और 61 ही तुम्हारा HCF आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक 13 अंक की संख्या जो ये गिवन है ये 72 से डिविजिबल है, तब 5x प्लस 3y का अधिकतम मान क्या होगा। यानी x और y का हमें अधिकतम मान लेना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास 5x और प्लस 3y का अधिकतम मान आएगा। तो हम इस नंबर को देखते हैं, हमारे पास नंबर काफी बड़ा लग रहा है, 13 अंक का है, 10507x 132192565।
ये नंबर जब 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 72 का, अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता नहीं है, तो हमें ये नंबर 8 और 9 से डिविजिबल होगा, तो ये वो नंबर 72 से डिविजिबल होगा। जो संख्या 8 से और 9 से डिविजिबल होगी वो नंबर भी 72 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे 8 का जो हमने व्यवस्था का नियम बताया हुआ है वो है तुम्हारे पास अंतिम के 3 अंक, अगर जैसे हमारे पास 5, 6 और यहां पे 22, ये अगर 8 से डिविजिबल होते हैं तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें यहां पे 8 से इसको डिवाइड करके देखना है, तो हम क्या करेंगे, 5, 6, 22 को हमें 8 से डिवाइड करके देखना है। तो 8 सत्ते 8 7 56, 56। अब 22 की वैल्यू अधिकतम के लिए हमें यहां पे 8 ले लें तो सीधा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 8। तो 22 की वैल्यू हम अगर यहां पे क्या ले लें 8, तो ये 8 कट जाएगा, यानी 22 की अधिकतम वैल्यू कितनी आ गई, 22 की अधिकतम वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब बची हुई है x की वैल्यू, तो 22 की वैल्यू तो हमारे पास 8 आ गई है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल जब हम चेक करते हैं तो 9 का पेयर देखते हैं, तो देखो क्या बनेगा, सबसे पहले देखो 6 और 3, 9 बन गया, 9 ये चला गया, 8 1 9 ये भी चला गया, ठीक है, 5 और 7 और 2 9 ये भी चला गया, 5 5 10 10 और 11 12, 12 का होता है 3 और 3 प्लस x, तो x की वैल्यू अधिकतम कितनी रखें जिससे 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 3 तो है, अधिकतम हम 6 रख सकते हैं, कितनी रख सकते हैं 6, तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब इसे सॉल्व करना था, हमारे पास क्या था, तो हमारे पास क्या था, रूट में 5x प्लस 3y, यही तो सॉल्व करना था। तो x की वैल्यू ये 30 हो गया और y की वैल्यू ये 24 हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो 4 और 3 2 5, गलत हो गया, 6 5 30 और 8 3 24, कुछ गड़बड़ हो गया, 7 3 10 6 3 9, 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं, 7 और 2 9, 9 चला गया, 8 1 9 56, भाई की वैल्यू 8 रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, भाई की वैल्यू 8 होगी, 8 1 9 और 5 7 2 9 चला गया और 9 चला गया और 8 1 9 चला गया, 6 और 3 9 चला गया, ओहो 5 था 25, यहाँ पे 5 था भाई, 5 मतलब 12 में एक 13 जोड़ोगे तो 2 3 4 4 आना चाहिए था, यहाँ पे 4 में कितना और जोड़ो तो हमारे पास यहाँ होगा 5, तो x की वैल्यू एक्चुअली में 5 थी, 5 में 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 प्लस 24 करोगे तो मेरे पास 49 आ जाएगा, और 49 किसकी वैल्यू आ जाएगी 7 की। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाई सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 60078 से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो। तो 245 से विभाज्य जब ही होगी जब एंड में 5 आएगा या 0 आएगा, तभी तो हो सकती है। तो इसमें से या तो 8 घटा दो या फिर 5 घटा दो, तभी तो आ सकता है, ओ सॉरी, या तो 8 घटा दो या 3 घटा दो। तो 8 में से 8 घटाओगे तो 8 तो ऑप्शन कहीं बन नहीं रहा है, बनेगा क्या हमारे पास, 8 में से अगर 3 घटा दो तो मेरे पास 5 बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि पूरा तभी विभाज्य होगा 5 से जब उसका 0 हो या 5 हो। तो 0 बनाने के लिए 8 घटाना पड़ेगा, यूनिट प्लेस हमें कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर 8 में से 3 घटाते हैं तो 5 यूनिट प्लेस जरूर दिख जाएगा, तो हमारे पास 53 जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।